सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। साथ ही हमारी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए क्लिक करें DNK अकेडमी और जाएं प्लेलिस्ट ऑप्शन पर, जहां आपको मिलेंगे पॉलिटी, ज्योग्राफी, विज्ञान, हिंदी, MPGK, रीजनिंग और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DNK अकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DNK अकेडमी। और आज जो न्यूज़ और जो बात मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो MPSI की जो परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। और जो लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छे समय पे नोटिफिकेशन आया है। काफ़ी समय आपके पास है, इसकी पूरी डिटेल हम समझेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, उन बदलावों के बारे में भी हम समझेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि आखिर इस परीक्षा की जो है इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, और आपको एक सही तरीका पता चले कि आखिर आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, क्या चीज़ें आपको देखनी है क्या नहीं देखनी। तो इन ऑल टोटल हम सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, अगर हम बात करें आवेदन प्रारंभ तिथि की, तो ये जो शुरू होगा आवेदन 1 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे, तो ये चलेंगे 30 अगस्त तक, यानी 1 महीने की आवेदन की तिथि है। आवेदन में संशोधन की तिथि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी 1 अगस्त से ही आवेदन संशोधन हो जाएंगे, तो जो 4 सितंबर तक चलेंगे, यानी कि फॉर्म डालने के 4 से 5 दिन बाद तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। ये तो हुई हमारे आवेदन की बात। अब बात करेंगे परीक्षा दिन और दिनांक की। तो परीक्षा जो होगी हमारी 22 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर 2007 तक होने वाली है, और काफ़ी लंबा समय आपको इसमें मिलने वाला है। लगभग जैसे आज हम जब बात कर रहे हैं तो ये है 29 तारीख है, तो लगभग 3 महीने से आपके पास 5-7 दिन कम है, यानी 3 महीने में पूरा होने में 1 वीक कम है, तो 1 वीक कम मिलेगा। लगभग आपको 3 महीने का समय इसमें मिलने वाला है। यदि 29 तक आपका पेपर जाता है तो फिर आपके पास 3 महीने पूरे होंगे, तो आप इस समय का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें डिटेल दी गई है कि कितने में फॉर्म भराएगा, तो उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इसमें 2 तरह के पद होते हैं, एक तकनीकी पद होते हैं, उसके बारे में भी आगे देखेंगे, और एक होते हैं अतकनीकी पद। जो 95% की बात करें, 90% की बात करें, तो वो जो फॉर्म भरते हैं वो अतकनीकी पदों के बारे में बात करते हैं। तो ये जो इसमें हम अतकनीकी पदों के बारे में ही ज़्यादा बात करेंगे। एक ही पेपर इसमें होगा, ध्यान दीजिएगा, एक तकनीकी पद का होगा, एक अतकनीकी पद का होगा। जो पहले व्यवस्था होती थी कि 2 अलग अलग पेपर होते थे, वो अब एक ही पेपर होगा। 200 नंबर का पेपर होगा, यानी 200 प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। पेपर की जो टाइमिंग होगी वो 1:30 बजे से 2 के बीच में जो है निर्देश पढ़ने का समय रहेगा, यानी 2 से जो है 5 तक पेपर होगा। 12:30 बजे का आपका रिपोर्टिंग टाइम होने वाला है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी गई है कि किस पेज नंबर पे क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है रिक्त पदों की तालिका। कि आखिर इस बार जो पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। रिक्त पदों की तालिका में अगर हम बात करें तो इस बार जो है सूबेदार का कोई पद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सूबेदार का एक भी पद इसमें नहीं रखा गया है। इसमें उप निरीक्षक जिला बल के जो है 208 पोस्ट हैं, और यही पोस्ट सबसे ज़्यादा है, 415 पोस्ट टोटल है। बाकी आप डिटेल्स जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। उसके अलावा उप निरीक्षक विशेष शाखा के 20 पद हैं, उप निरीक्षक QD के 7 पद हैं। उसी तरह से अगर आप टोटल ध्यान दीजिएगा, इसमें कैटेगरी वाइज है, जैसे अनरिजर्व की बात करें, फिर ST की, फिर SC OBC, तो जो उप निरीक्षक जिला बल है उसके 415 पद हैं। उप निरीक्षक विशेष शाखा 37 पद, उप निरीक्षक QD 18 पद, उप निरीक्षक रेडियो के हैं 18 पद, और उप निरीक्षक अंगुली चिन्ह जो होता है उसके हैं 1 पद, और उप निरीक्षक विजुअल के जो हैं वो 103 पद, और उप निरीक्षक आयुक्त के 19 पद हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है, अधिकतर जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो 415 पदों के लिए और विजुअल के लिए इसमें जो है तैयारी कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। बाकी आप किस कैटेगरी में आते हैं तो वो इस तालिका में आप देख सकते हैं। अब जो अगली चीज़ हमें देखना है कि भाई आरक्षण का मामला जो है, आरक्षण किसको मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न भरा होता है, तो इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। महिलाओं के लिए इसमें सीधा 33% आरक्षण दिया
गया है, हॉरिजॉन्टल और कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण दिया गया है। अब ये हॉरिजॉन्टल और कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण ये होता है, जैसे वहाँ पर ऊपर हालांकि तालिका में अलग अलग दिया हुआ है कि किसके कितने पद हैं, तो जैसे टोटल नंबर ऑफ पद ओबीसी के लिए 100 हैं, तो इन 100 पद में से जो 33 पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। हालांकि वो अलग अलग सूची वहाँ पर आपको दी गई है, तो बहुत ज़्यादा सिर्फ ये समझने की बात है, ज़्यादा आपको उस पर माथापच्ची नहीं करनी। तो 10% पद जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है, तो उसमें आरक्षण का पूरा दिया गया है। और यहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुल पदों का 15% जो है पुलिस विभाग के उन कर्मचारियों के लिए आरक्षित है जिन्हें कम से कम 6 वर्ष का सेवा काल पूर्ण कर लिया है। यानी कि जो कांस्टेबल वगैरह हैं, हेड कांस्टेबल या एसआई है, जो एसआई बनना चाहते हैं उनके लिए 15% पद हैं जो आरक्षित रखे गए हैं। वहीं इसमें ध्यान दीजिएगा, भूतपूर्व सैनिकों के अंदर वो लोग इसका लाभ नहीं ले पाएंगे जो एक बार पहले आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, यानी भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण के रूप में कहीं वो लाभ ले चुके हैं, दूसरी बार इसका वो लाभ नहीं ले पाएंगे। वहीं हम इसमें अगर हम बात करें, अब इसके पदों के वेतनमान की हम बात कर लेते हैं। तो इन समस्त पदों का वेतनमान जो है 9,300 से लेकर 34,800 का जो है पे स्केल होगा, और इस पे ग्रेड पे का जो होगा 36,000 का इस पे ग्रेड पे बनने वाला है। तो काफ़ी अच्छा ये पेमेंट है और सभी पदों के लिए समान पेमेंट इसमें दिया गया है। परीक्षा अध्याय दिया है। अब आपको जो दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट जानना है वो जो सबसे ज़्यादा प्रश्न रहता है, सर इसमें जो है आयु सीमा क्या निर्धारित की गई। तो ध्यान दीजिएगा, अनारक्षित श्रेणी यानी अनरिजर्व के जो व्यक्ति हैं उनकी आयु 1 जनवरी 2018 से काउंट होगी। 1 जनवरी 2018 को कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ आपको घबराने की थोड़ी सी ज़रूरत नहीं। कई लोग साथी सोच रहे हैं सिर्फ 25 वर्ष, तो एमपी के जो मूल निवासी हैं उनके लिए इसमें 5 वर्ष और छूट दी गई है। जो एमपी के अनारक्षित वर्ग के भी मूल निवासी हैं यानी उनके लिए 33 वर्ष से आगे हम इसको देखेंगे। वहीं उच्च आयु सीमा के अंदर जो छूट दी गई है कि किन किन लोगों को छूट दी गई है उच्च सीमा के अंदर, वो हम देख लेते हैं। देखिए, उच्च आयु सीमा के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थियों को जो है 13 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। यानी 13 वर्ष की छूट का मतलब ये है कि 1 जनवरी 2018 को उन्हें कम से कम 18 वर्ष या मैक्सिमम 38 वर्ष के बीच में उनकी आयु होनी चाहिए। 38 वर्ष से ज़्यादा उनकी आयु नहीं होनी चाहिए यदि आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं और एसटी से हैं। मोटा मोटा हिसाब आप ये समझ लीजिए। यदि आप अन्य दूसरे जैसे कि जनरल से हैं तो जनरल में आपकी मैक्सिमम 33 वर्ष जो है आयु सीमा होने वाली है। यहाँ पर 25 दिया है, 5 वर्ष अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, और मध्य प्रदेश के अगर मूल निवासी आप नहीं हैं, दूसरे स्टेट से हैं, तो आपको यहाँ अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फाइट करना होगा। यानी यदि आप दूसरे राज्य के अंदर किसी आरक्षित श्रेणी में भी आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, उसका लाभ आपको यहाँ नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ उनमें अनरिजर्व्ड में ही आपको फाइट करनी होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना जरूरी है। उसके अलावा जो शासकीय सेवक हैं, यदि कोई ओबीसी जनरल के भी हैं, लेकिन अगर वो कोई स्थायी सेवक हैं या स्थायी सेवक हैं, तो उनकी जो है 38 वर्ष उनको भी 38 वर्ष तक छूट उसमें दी गई है। क्या क्या छूट दी गई है हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के स्थायी सेवक मध्य प्रदेश शासन के अस्थायी पद धारण करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष ही रहेगी। मध्य प्रदेश राज्य शासन के निगम मंडल के कर्मचारियों को इस सीमा में छूट के प्रयोजन के लिए शासकीय सेवक माना जाएगा, और यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी के अंतर्गत कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगी। यानी सभी प्रकार के जो कर्मचारी हैं उनको इसमें छूट मिलने वाली है। उनकी मैक्सिमम, चाहे वो जनरल से हो, चाहे एससी से हो, ओबीसी से हो, एसटी से हो, वो 38 वर्ष उनके लिए होने वाला है यदि वो कर्मचारी हैं। तो ये एक दूसरी चीज़ जो है आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, अब बाकी और चीज़ें दी गई हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि क्या क्या दिए गए हैं। इसके अंदर जो स्थानीय निकाय होते हैं, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम के जो संविदा शिक्षक हैं, सहायक अध्यापक हैं, उनको जो है स्थानीय निकाय के कर्मचारी यानी कि वो शासकीय कर्मचारी हैं, इसलिए उन्हें निकाय जो अधिकतम आयु सीमा है उसमें छूट प्राप्त नहीं। इसके अंदर पंचायत सचिव भी आते हैं, उनको भी अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट प्राप्त नहीं है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और ये केस हुए थे जिन्होंने आयु सीमा में छूट के लिए डाला था, तो ये केस वो हैं जिनमें हाईकोर्ट ने कहा था कि साहब आयु सीमा में छूट हम नहीं देने वाले हैं।
यह एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं, शासकीय सेवक हैं, उनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी आदि जो केंद्र शासन के अंदर अर्धसैनिक बल हैं, ध्यान दीजिएगा, ये अर्धसैनिक या जो पुलिस बल होते हैं उनके सदस्यों को इसमें छूट नहीं है, केवल जो आर्मी वगैरह में रहते हैं उन्हीं के लोगों को इसमें छूट प्राप्त होने वाली है। अगले उसकी हम बात कर लेते हैं, जो ये प्रोत्साहन स्वरूप है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा मायने रखती नहीं है, तो इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। सिंपल सा मैं अब आपको मामला समझा देता हूँ। सिंपल मामला ये है कि मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए आयु सीमा में अधिकतम छूट क्या हो सकती है। जो पुरुष हैं और अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के हैं या जनरल के हैं, उन्हें 28+5% की मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने से छूट मिली, तो अधिकतम उनको 33 वर्ष तक की छूट मिली हुई है। वहीं महिला की बात कर लें, चाहे वो अनारक्षित वर्ग की हो या पुरुष महिला आवेदक हो, चाहे वो आरक्षित वर्ग जैसे एससी का हो, एसटी का हो या ओबीसी का हो, उसे 38 वर्ष की वहाँ पर छूट मिली हुई है। तो ये मोटा मोटा हिसाब आपको इसमें मेरे द्वारा बता दिया गया है। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ों के बारे में। देखिए, न्यूनतम शारीरिक अर्हता क्या चाहिए, मानी शारीरिक मापदंड क्या चाहिए। पुरुष की ऊंचाई 167.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए, तो ये आप देख लें। और महिला की आयु 152.4 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। सीने की बात करें, पुरुष का सीना जो है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब सीना का जो फुलाव होगा वो कम से कम 5 सेंटीमीटर का होगा। तो ये, और इसमें दो तरह के नॉक नी और फ्लेट फुट जो है इसमें दृष्टिदोष नहीं होना चाहिए। 3 चीज़ें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए। अब जो पद हैं, जिसमें हम सूबेदार की बात करें तो सूबेदार जो है अतकनीकी प्रकार का पद है, लेकिन इसकी हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इस बार सूबेदार की कोई पोस्ट हमारे पास नहीं है। उप निरीक्षक जिला पुलिस बल की पोस्ट है, ये भी अतकनीकी पद है और इसके अंदर जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यानी कि इसके अंदर जो है सीधा आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है। तो ग्रेजुएट यदि है तो आप इसके लिए स्नातक की उपाधि आप हैं तो आप इसको कर सकते हैं। वहीं उप निरीक्षक विशेष शाखा भी अतकनीकी पद है और इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। बाकी ये जैसे आयुध की बात कर लेते हैं या क्यूडी की बात कर लेते हैं या रेडियो की बात कर लेते हैं, सब के सब तकनीकी पद हैं। और इनके अंदर जो आयुध की अगर हम बात करें तो तकनीकी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियर में 3 वर्ष का डिप्लोमा हो। उसके अलावा यदि क्यूडी की बात कर लेते हैं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन के साथ यानी बीएससी उसके द्वारा किया गया हो। और अगर रेडियो उपनिरीक्षक की बात कर लेते हैं तो मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा हो। वहीं उंगली चिन्ह तकनीकी की बात करें तो उसके द्वारा अभी गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन यानी कि बीएससी होना चाहिए उसके पास मैथ से। और उप निरीक्षक विजुअल की बात करें तो ये अतकनीकी पद है। तो आपको अधिकतर ये 3 पदों पर ध्यान देना है, पुलिस निरीक्षक जिला पुलिस बल, पुलिस उप निरीक्षक जो है विशेष शाखा और उपनिरीक्षक विजुअल, और ये भी इसमें भी आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो ये इसमें इनकी जो है क्या पढ़ाई लिखाई मांगी गई है वो जानकारी हमें आपके द्वारा मेरे द्वारा दी गई है। अब शैक्षणिक योग्यता में छूट की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाने वाली है। तो ये इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ। अगर अब आप देखिए, अब आपको कई लोगों को सोच रहे होंगे कि भैया हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या हम इस परीक्षा को दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निर्धारित समस्त अर्हताएं यानी कि प्रमाण पत्र, यानी आप ग्रेजुएट कब होंगे, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार के पास होना चाहिए। यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए 30 अगस्त तक। 30 अगस्त तक की तिथि में आप ग्रेजुएट होना चाहिए, ये इसमें सीधे सीधे मांगा गया है। यदि कोई उम्मीदवार इस स्नातक की परीक्षा बैठा है तो उसके पास स्नातक परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं है, स्पष्ट यहाँ पर मना किया गया है। चलिए, तो ये मैं आपको इसमें जानकारी दी। अब हम देखेंगे परीक्षा योजना किस तरह से परीक्षा होगी। 3 चरणों में लिखित होगी, शारीरिक प्रवीणता परीक्षा होगी यानी कि फिजिकल होगा, और उसके बाद जो होगा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा, और 10 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू नहीं है। इंपॉर्टेंट जो लिखित परीक्षा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वहाँ स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। अब इसमें आगे हम देखें कि जो लिखित परीक्षा होगी वो कैसी होगी। तो लिखित परीक्षा में जो तकनीकी पद है जो सबसे कम है, उसके अंदर विज्ञान का एक पेपर होगा जिसमें गणित, भौतिकी और रसायन, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूछा जाएगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा। अधिकतर जो लोगों को पेपर देना है वो ये वाला पेपर देना है, हिंदी अंग्रेजी में दक्षता और सामान्य ज्ञान। इसका डिटेल सिलेबस हम आखिरी में देखेंगे। इसके अंदर तकनीकी और अतकनीकी यानी दोनों को ये देना होगा, तकनीकी भी देंगे और इसे अतकनीकी पद के लिए भी देंगे, यानी कि तकनीकी वाले को ये भी देना होगा और ये भी देना होगा, लेकिन जो अतकनीकी पद है उनको केवल ये देना होगा। 3 घंटे का होगा, 200 प्रश्न इसमें होने वाले हैं।
चलिए अब इसमें नीचे और जो चीज़ें दी गई हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और ये है कि लिखित की मेरिट सूची कैसे बनेगी। ध्यान दीजिएगा तो प्रथम चरण की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट जो है विज्ञप्ति रिक्त पदों की जाति वर्ग अनुसार 5 गुना लोगों को लेंगे। तो सिंपल सा मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यदि 600 हैं तो 600 गुणा 5 लोगों को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि 3000 लोगों को इसमें मोटे हिसाब से सिलेक्ट किया गया। हालांकि ये जाति बार यानी कि ओबीसी में कितने हैं, ओबीसी के 5 गुने लिए जाएंगे तो लगभग 3000, इसमें 100-200 बढ़ सकते हैं। जैसे कि लास्ट जो व्यक्ति था 31 उसके मार्क्स आ रहे थे, 31 नहीं 161 उसके मार्क्स थे और उस पर कट ऑफ गई है। तो ऐसा नहीं कि 161 3161 पे हो जाएंगे तो सिर्फ ऊपर वालों को ले लेंगे। 161 जितने भी लोगों के मार्क्स आएंगे उन सबको लिया जाएगा, भले फिर वो संख्या 3000 से बढ़कर 3100 ही क्यों ना हो जाए। यानी कि जो लास्ट कट ऑफ रहेगा उसमें सभी उस कट ऑफ को क्रॉस करने वाले सभी को उसमें लिया जाएगा। तो 5 गुना इसमें लिए जाना है स्टार्टिंग में। तो ये इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखें। चलिए अब देखते हैं अगले, उसमें शारीरिक जो माप होगी और शारीरिक प्रवीणता टेस्ट होगा और साक्षात्कार में क्या क्या आपके साथ होने वाला है, क्या क्या चीज़ें उसमें होने वाली। तो आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाएंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं जो उन्हें अगर उच्चतम सीमा में छूट चाहिए या उनको जो पूर्व से कहीं नियोजित हैं वो उसकी अपने विभाग से अनुमति ले लें और विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र उन्हें आखिर में देना होगा जो इजीली मिल जाता है। लेकिन पहले उनसे आप अनुमति ले लें कि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, इस परीक्षा के में आप भाग लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक और चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें जो इवेंट्स होने वाले हैं वो कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं। इसके अंदर 3 इवेंट होंगे। पहला होगा 80 मीटर 800 मीटर की दौड़ होने वाली है। पुरुष के लिए 2 मिनट 40 सेकंड एक अवसर, यानी एक बार समय मिलेगा, एक बार में आपको क्रॉस करना है। वहीं महिला की हम बात कर लेते हैं तो 30 मिनट 30 सेकंड में आपको ये क्रॉस करना होगा, इसमें भी एक अवसर आपको मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक को 3 मिनट 15 सेकंड के अंदर ये क्रॉस करना होगा, उनको भी एक अवसर मिलेगा। वहीं लंबी कूद की बात करें तो पुलिस को 13 फीट लंबी कूद है, लेकिन इसके अंदर 3 चांस आपको मिलेंगे, 3 बार आप प्रयास कर सकते हैं। वहीं महिला की बात करें उन्हें 10 फीट कूदना है, लेकिन उनको भी 3 चांस मिलेंगे और भूतपूर्व सैनिक को भी 10 फीट कूदना है और 3 चांस इनको मिलने वाले हैं। गोला फेंक की बात कर लें तो पुरुष को 19 फीट गोला फेंकना है और गोले का जो वजन होगा 7.62 किलोग्राम जो उसका वजन होने वाला है, यानी कि 7.25 किलो का गोला होगा। 3 इसमें आपको चांस मिलेंगे। वहीं महिलाओं के लिए 15 फीट गोले को फेंकना है, 4 किलोग्राम वजन होगा और इसका भी जो चांस रहेगा वो 3 चांस रहेंगे। भूतपूर्व सैनिक को 15 फीट और गोले का जो वजन होगा 7.260 किलोग्राम रहेगा, उसको भी 3 अवसर इसमें मिलने वाले हैं। ये तो थी। उसके बाद साक्षात्कार में हम बात करें तो साक्षात्कार में अधिकतम जो होंगे 10 अंक होंगे। किसी भी विधा में विशेष योग्यता के लिए कोई बोनस अंक इसमें नहीं दिया जाने वाला है, ये आप इसको देख लें, अच्छे से समझ लें। अब ये तो चीज़ें हुई, प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ समझ में जाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जब भी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आए उसे आप अच्छे से पढ़ा कीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। कई बार होता है ये कि हम आलस के कारण उसको अच्छे से समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, फिर हम उसको उससे परेशान होते रहते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ में नहीं आ पाता। तो ये सारी दी गई हैं चीज़ें, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैंने आपको बता दी। अब इसमें परीक्षा संचालन के नियम निर्देश दिए गए हैं, तो ये नियम निर्देश हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद इस पर पढ़ सकते हैं आप बाद में, तो आप उसको ये समझ में आ जाएगा। अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा वो उसकी हम बात करेंगे। चलिए अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है ये भाग जो खंड सा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें डेट्स वगैरह दी गई हैं। 1 तारीख से फॉर्म डालना स्टार्ट होंगे, 30 तारीख तक डालेंगे, 30 दिन तक फॉर्म डाल सकते हैं और 35 दिन तक सुधार कर सकते हैं, यानी 4 दिन लास्ट 4 सितंबर तक इसमें आप सुधार कर सकते हैं। ये यहाँ पर अंक दिए हैं जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं और उसके अलावा ये चीज़ें दी गई हैं कि कितना इसका पोर्टल शुल्क लगने वाला और क्या इसमें शुल्क लगेगा। ये सिटी है जहाँ पर परीक्षा होंगी। टोटल 16 जिलों के अंदर ये परीक्षा आयोजित होने वाली है, तो ये नाम आप देख लेंगे। अब हम बात करेंगे सिलेबस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो तकनीकी पद है यानी टेक्निकल जो पद है उनके लिए रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री 33 नंबर का रहेगा, भौतिक शास्त्र 33 नंबर का रहेगा और गणित जो रहेगा 34 नंबर का। इस तरह से 100 नंबर का पेपर होगा। वहीं हम बात करें अतकनीकी पदों की, और तकनीकी पदों के अलावा जो दूसरे पद होने वाले हैं जो सभी के लिए देने होंगे उनको, तो 30 नंबर की इंग्लिश आने वाली है। इंग्लिश में क्या आएंगे, टेंस आएंगे, मॉडल्स आएंगे, डिटर्मिनर्स आएंगे, आर्टिकल्स, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन और क्लोजेस आपसे
पूछे जाने वाले। उसके अलावा एक अनसीन पैसेज रहेगा जिसमें अलग अलग प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो है अनसीन पैसेज में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, फैक्चुअल पैसेज भी रहेगा वहाँ पर, जैसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकता है, कुछ उसमें डिस्क्रिप्शन आपसे पूछ सकता है, कोई रिपोर्ट उसमें पूछी जा सकती है, तो इस तरह से। और एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज रहेगा जिसमें डिस्कर्सिव पैसेज रहेगा जिसमें इन्वॉल्विंग ओपिनियन देंगे और आर्गुमेंटिंग और परसेसिव भी आपको चीज़ें दी जा सकती हैं। तो ये आप इसमें देख लेंगे, ये चीज़ें होने वाली हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हिंदी जो रहेगा 12वीं के स्तर की आपको हिंदी पूछी जाने वाली है। क्या क्या इसका सिलेबस है, इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास प्रश्न पूछे जाएंगे, समुच्चारित, भिन्नार्थक पूछे जाएंगे, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, भाव पल्लवन, विस्तार, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिवर्तन, मुहावरे, लोकोक्ति, समास के भेद, संक्षिप्तीकरण, भिन्नार्थक, समुच्चारित, पारिभाषिक तकनीकी शब्दों का प्रयोग पर प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वाक्य रचना, उसके आधार पर उनका रूपांतरण, शब्द युग्म का प्रश्न पूछे जाएंगे, बोली क्या होती है, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, और ये इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं राजभाषा, मातृभाषा पर, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वहीं अगर काव्य बोध की बात करें तो इसके अंदर मुक्तक क्या होता है, काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, इससे पूछे जाएंगे। रस पूछे जाएंगे। रस के अलावा अलंकार में कौन कौन से, वक्रोक्ति अलंकार तैयार करना है, अतिशयोक्ति अलंकार तैयार करना है और अनियुक्ति, मात्र 3 अलंकार ही तैयार करना है आपको। छंद की बात करें तो गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला और रोला, ये 4 छंद आपको तैयार करने हैं। वहीं छंद काव्य क्या होता है, छंद काव्य के गुण, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली हैं। उसके अलावा क्षेत्रीय बोली, पहेली, चुटकुले, लोकगीत, लोक कथाओं का परिचय, खड़ी बोली में उनका अनुभव, और सबसे इम्पोर्टेंट हिंदी, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली हिंदी भाषाओं की पत्र पत्रिकाओं की जानकारी, 2-3 प्रश्न से पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से तैयार आप कर लें। और एक होगा अनसीन पैसेज। तो इस तरह से कुल 100 नंबर का ये प्रश्न होने वाला है, 30 नंबर के इंग्लिश और 70 नंबर का हिंदी का। वहीं हम जीके वाले पोर्शन की बात करें तो इसके अंदर सामान्य ज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रकार के मध्य प्रदेश राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य जानकारियों के अतिरिक्त इसमें गणित होगा, इतिहास होगा, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान आधारित प्रश्नों के साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड, सामान्य बुद्धि यानी रीजनिंग के प्रश्न इसमें शामिल होने वाले हैं। तो ये सारे इसका जो है सिलेबस आपका रहने वाला है। लेकिन अगर हम देखें पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में, जैसे देखें जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें अभी वर्तमान में एमपी पूछा जा रहा है, सिलेबस में चेंज नहीं किया गया। उसके अलावा उसके बाद भी एमपी पूछा जा सकता है। तो ऐसी संभावना बन सकती है कि संभवतः इसमें भी एमपी अच्छा खासा आपसे पूछा जाए। तो मैं आपको यहाँ पर एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप एमपी की तैयारी बहुत अच्छे से करके जाएँ। दूसरी चीज़ों की तैयारी की अपेक्षा एमपी की तैयारी बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए। इससे उससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना बन रही है। इसके अलावा फिर ये बाकी चीज़ें दी गई हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप इस चीज़ को देख रहे होंगे और आई होप कि जो मैं आपको बताना चाहता था वो चीज़ें आपको इसमें समझ आ गई होंगी, आपके काम की चीज़ें आपको इसमें मिली होंगी। इसके अलावा एक वीडियो और हम इसमें लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि कैसे एमपीएसआई की तैयारी की जाए और ये बचे हुए लगभग 3 महीने जो है यानी कि जो 90 दिन हैं इनकी तैयारी कैसे आप मैक्सिमम अच्छे तरीके से करें कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता था। आप देख रहे थे DNK एकेडमी जो है नंबर 1 जीके चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।